All right, welcome back, everyone. This is electromagnetic induction, chapter number 6 from 12th class, और ये है उसकी 4th क्लास। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले हम बहुत ही ब्रीफली रिवाइज करेंगे कि अभी तक मैंने इस चैप्टर में क्या-क्या कर रखा है। सो एज ऑफ नाउ जो सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमने किसी कंडक्टिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द पेपर। पिछली वाली क्लास में हमने ये एग्जांपल ली थी। सो माय मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग कॉइल पड़ी है। अब किसी भी तरीके से अगर तुमने फ्लक्स चेंज कर दिया, फ्लक्स चेंज करने के तीन तरीके हैं, बिकॉज तुमको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल इज बी डॉट ए। दो वेक्टर्स का ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और यू कैन से दिस इज b इंटू a इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हमने किसी भी तरीके से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया, यानी कि हमने या तो b को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया, या फिर एरिया को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स कर दिया, या फिर cos थीटा को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया, इन तीनों में से किसी भी तरीके से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये है कि इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और क्योंकि इस कॉइल के पास कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो इस कॉइल में एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस इंड्यूस्ड करंट वुड बी इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसमें एक नई चीज, अगर अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि कैन यू टेल मी हाउ मच इज द चार्ज which is flowing in this conducting coil, कि कितना चार्ज इंड्यूस हो गया, कितना करंट इंड्यूस हो गया, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर गया, कितना चार्ज इंड्यूस हो गया, उसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है तुम्हारे पास। हाउ वी कैन डू दिस इज, तुम्हें पता है करंट इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस। Current is equal to EMF induced upon resistance, and EMF induced is equal to rate of change of magnetic flux. This is Faraday's second law. Faraday's first law was कि अगर तुम magnetic flux change करोगे तो EMF induce होगा. Second law is that EMF induced is equal to rate of change of magnetic flux. ठीक है, तो यहां पे तुम ये भी लिख सकते हो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ बाय आर। ठीक है, करंट को हम ये भी लिख सकते हैं ईएमएफ अपॉन आर की जगह मैंने लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय आर। और करंट बेसिकली होता क्या है, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। करंट इज इक्वल टू डीडीटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर गया किसी एरिया में से कितने टाइम में। तो करंट को हम लिख सकते हैं करंट इज डीडीटी ऑफ चार्ज। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, राइट हैंड साइड पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/r विच इज अ कांस्टेंट। तो अगर हम यहां से रेट ऑफ चेंज को हटा दें, डायरेक्टली कैन वी से चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, चार्ज जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है उस टाइम पे ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, दैट ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस बाय रेजिस्टेंस, और फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस गिव्स यू कि कितना चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। क्या ये चीज समझ में आई कि चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, ये किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, you have to remember this formula.
राइट तो ये सारी चीजें हमने की थी पिछली क्लासेस में. हमने फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने एक और चीज की थी लास्ट क्लास में, दैट वाज लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ हमको बेसिकली बताता है कि ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और जिसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी. और लेंजेस लॉ को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि लेंजेस लॉ हमेशा उस कॉज को अपोज करता है जिस कॉज की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ है. करंट इंड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं. तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हो, तुम एरिया को चेंज कर सकते हो, तुम एंगल को चेंज कर सकते हो, लेकिन जिस भी कारण की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है उस कारण को अपोज करने वाली डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो करेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है तो तुम्हारा करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ना कम कर दे. अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कम हो रही है तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ जाए. दिस इज लेंजेस लॉ. ओके, टू डायग्राम से अगर मेरे को समझाना है, सो लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इनटू द पेपर. सो वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर और यहाँ पे मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग कॉइल. नाउ अगर ये मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द पेपर, इसको हमने बढ़ा दिया, मतलब कि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसको हमने इंक्रीज कर दिया, तो कॉइल उसको अपोज करने के लिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, मतलब कि योर करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्योंकि अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तभी तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगी ना. या सिमिलरली अगर इसका एरिया इंक्रीज कर गया, मान लो इसका एरिया इंक्रीज कर गया कॉइल का, तो अगर कॉइल का एरिया इंक्रीज कर रहा है मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जाएंगी इसके अंदर से, once again we can say that magnetic flux which is going into the paper is increasing. ठीक है, so into the paper magnetic flux increase कर रहा है, तो once again the current that will flow from this coil is anti-clockwise direction, ताकि बाहर की तरफ तुम्हारा करंट मैग्नेटिक फील्ड आना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी पिछली क्लासेस में. लेकिन एक चीज जो हमने पर्टिकुलरली नहीं डिस्कस की वो ये थी कि अगर हम इस कॉइल को थोड़ा घुमा दें तो घुमाने की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर कितना करंट इंड्यूस होगा. तो जस्ट इमेजिन ये जो हमारे पास कॉइल है इसका एक डायमीटर है, मान लो यहाँ पे दिस डायमीटर. ओके, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर. मान लो ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर को पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूं, राइट, मेरा जो राइट हैंड है उसको मैं अंदर पुश करूं, लेफ्ट हैंड को मैं बाहर की तरफ पुश करूं, इसको मैं इस तरीके से घुमा दूं, तो मैं इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर घुमा दूं, तो घुमाने की वजह से हमने थीटा चेंज कर दिया. बी तो सेम ही रहा, एरिया भी सेम रहा, लेकिन अब हम थीटा चेंज कर रहे हैं, दैट मींस हम कॉस थीटा चेंज कर रहे हैं. तो अगर हमने कॉस थीटा चेंज कर दिया तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगी. या बिकॉज वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए which is equal to b into a into cos of theta. तो अगर हमने इसको जस्ट घुमा दिया तो घुमाने की वजह से ये b तो सेम ही रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा, लेकिन cos theta changes. Yeah, if cos theta changes तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक EMF इंड्यूस होगी. वही हमें आज की क्लास में कैलकुलेट करना है. So the topic for today's class is EMF induced in a rotating coil. EMF induced in a rotating coil. EMF induced in a rotating coil. तुम्हें बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रोटेट करने की वजह से थीटा चेंज होता है, थीटा चेंज होने की वजह से कॉस थीटा चेंज होता है, कॉस थीटा चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज वजह की होने से EMF इंड्यूस हो गया. और यही हमें आज की क्लास में पढ़ना है. राइट, सो जस्ट टू पिक्चराइज दिस, तुम थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास कोई जगह, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली अपवर्ड्स, सो योर मैग्नेटिक फील्ड इज पूरा ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है,
और बिगिनिंग में लेट्स से ये जो ब्लू कलर में मार्क्ड है ना, डार्क डार्क ब्लू कलर में, इस तरह से तुम्हारे पास यहाँ पे कोई कंडक्टिंग कॉइल पड़ी है। ओके, ये 3D में, ठीक है, ये पेपर के अंदर है ये कॉइल। सो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास कोई 3D कॉइल पड़ी है जो पेपर के अंदर है, विच इज टिल्टेड एट दिस एंगल, तो एरिया ऑफ द कॉइल वुड बी हाउ मच, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्रीज। अब तुम सोच के देखो, अगर तुमने कॉइल को कर दिया इस तरीके से, तुमने कॉइल को बेसिकली पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, अगर तुमने कॉइल को इस तरीके से रोटेट कर दिया, तो अब तुम्हारा जो एरिया वेक्टर है, दैट एरिया वेक्टर गोज इन दिस डायरेक्शन। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है, दैट इज 30 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर तुम एग्जांपल लेके देखो, मान लो ये जो पूरा प्रोसेस है रोटेट होने का, ये प्रोसेस हुआ है 1 सेकंड में। So time taken to rotate this whole thing is from 60 डिग्री, 1 सेकंड में क्या हुआ, 60 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक एंगल चेंज हो गया। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी शुरू में यहाँ पे थी 100 टेस्ला, और जो इस रिंग का एरिया, दैट एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल फिगर्स ले रहा हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड इज 100 टेस्ला, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, एंगल चेंज हो गया 60 डिग्री से 30 डिग्री 1 सेकंड में। So you have to calculate what is the EMF induced in this coil. And you know EMF induced is equal to rate of change of magnetic flux. मतलब के रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये पूरा काम कितनी देर में हुआ है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में हुआ क्या है, एंगल चेंज हो गया 60 डिग्री से 30 डिग्री, मतलब के फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, विच इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स, यहां पे कैलकुलेट कर लें अलग से, फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू फाइनली एंगल कितना हो गया, कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, विच इज इक्वल टू 100 इंटू 1 इंटू √3/2. This is final flux. Initial flux is B into A into cos of 60 degrees. पहले एंगल था 60 डिग्री, so this would be 100 into 1/2. So change in flux is how much? Final flux minus initial flux. So this would be equal to 100 into √3/2 minus 100 into 1/2, या फिर तुम यहां से बोल सकते हो 50. You can say this is 50 into √3 minus 1. So 50 into √3 minus 1. This is the change in flux. ठीक है, this is the change in flux in 1 second. तो ये तुम्हारा इतनी EMF इंड्यूस हो जाएगी। Okay, everyone making sense? Yeah. Okay, just to ताकि तुम्हें थोड़ा और पिक्चर तुम्हारी इसकी दिमाग में बन जाए, I'll give you one more shape. मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली लेफ्ट की तरफ, तो इसमें तुमने ना एक फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से रख रखी है एक रिंग, मतलब कि बिल्कुल ऐसे प्लेन में जा रही है। अगर तुम फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू में तुम्हें सिर्फ एक लाइन दिखनी चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो तुम्हें लाइन नहीं दिखेगी, थोड़ा सा हम इस तरीके से दिखा देते हैं। लेकिन ये इस तरीके की शीट है जो बिल्कुल पेज के अंदर जा रही है ऐसे, तो इसका खुद का एरिया वेक्टर कैसे होगा, लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड भी है लेफ्ट, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। अब इस शीट को तुमने थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दिया, तो अब इसका एरिया वेक्टर बिकम्स लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, एंड दिस एंगल बिकम्स नाउ 45 डिग्रीज, ठीक है। एंड फाइनली क्या किया तुमने, इस पूरी ये जो शीट थी हमारी, जो हमने ऐसे इंसर्ट की थी, उसको तुमने ऐसे रख दिया नीचे, मतलब कि इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल ऊपर की तरफ हो गया, और तुम्हारा फील्ड अभी भी लेफ्ट की तरफ है, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज,
ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मान लो किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द पेपर। So magnetic field at some place is out of the paper, and the value of this magnetic field is 10 raised to the power 4 Tesla. और इसके अंदर हमने एक रिंग रखी हुई है। Let's say you have a ring like this. ये कॉइल है, ठीक है, कंडक्टिंग कॉइल है। और इस कंडक्टिंग कॉइल का जो रेडियस है, you can say this radius is 1, sorry, not square, radius is 1 centimeter. ठीक है, ओके। हमने पता क्या किया, इस कॉइल को ना, इस कॉइल को हमने इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। और रोटेट करके इस तरीके से इसको रोटेट किया कि इसकी एक हाफ रोटेशन हो जाए। हाफ रोटेशन का मतलब अभी तुम्हें इसका जो फ्रंट दिख रहा है वो इसका बैक बन जाएगा। ठीक है, अभी जो तुम्हें फ्रंट दिख रहा है वो इसका बैक बन जाएगा। लेट्स से यू नो आई हैव समथिंग, मेरे पास एक चीज है, इसमें अलग अलग कलर्स हैं। यहाँ पे ये ब्लू है, तुम्हें ब्लू नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे ये कलरफुल है, और यहाँ पे ये ब्लैक है। तो अगर ये हमारी डिस्क है तो हमने इसको इस तरीके से रोटेट किया कि ये यहां चली जाए। इसको हम बोलते हैं हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन इज दिस। फुल रोटेशन इज अगर हमने ऐसे किया फिर दोबारा से ऐसे किया, दिस इज 1 फुल रोटेशन। करेक्ट। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास कंडक्टिंग कॉइल थी इसकी हमने की हाफ रोटेशन, और ये हाफ रोटेशन मान लो हमने की 10 सेकंड में। मैं बहुत सिंपल रख रहा हूं तुम्हारे लिए कैलकुलेशन, ठीक है। हाफ रोटेशन हमने इसकी कर दी 10 सेकंड में। ओके, सो नाउ you have to calculate number 1 EMF induced in coil। पहले तुम्हें कैलकुलेट करने पड़ेगा EMF induced in coil। Secondly, you have to calculate current in coil। Current in coil if resistance of the coil is 10 ohm। बस यही क्वेश्चन है। Okay, so basically the only thing that you have to calculate is change in flux। अगर तुम change in flux calculate कर लो,
बाकी तो तुम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। सो ए पार्ट करते हैं सबसे पहले। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड, you know EMF induced is rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। ये कितनी देर में हुआ पूरा काम? 10 सेकंड में। ये तो ठीक है। अब उसके बाद चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, ठीक है। अब तुम मान लो उसी की एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स से magnetic field is coming out of the paper, magnetic field is coming out of the paper। तो मान लो ये है मेरे पास, ठीक है। magnetic field is coming out of the paper, और इसका जो एरिया है फिलहाल एरिया वेक्टर है वो भी आउट ऑफ द पेपर ही है। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 डिग्री, करेक्ट, इन द बिगिनिंग। उसके बाद तुम सोच के देखो, मैंने इसको 180 डिग्रीज रोटेट किया, 360 डिग्री रोटेट नहीं किया, 180 डिग्री रोटेट किया। तो जो एरिया वेक्टर मेरी तरफ था, अब वो एरिया वेक्टर इनटू द पेपर हो जाएगा। Now area vector is into the paper and magnetic field is still out of the paper. Now the angle between area and magnetic field is 180 degrees। मतलब कि तुम्हारा एंगल चेंज हो गया 0 से लेके 180 डिग्री तक, ओके। और तुम्हें पता है cos of 0 is 1 and cos of 180 degrees -1, ठीक है जी। So प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ये वाली चीज समझ में आई? क्या किया हमने? एंगल चेंज हो गया 0 से 180 डिग्री, क्योंकि शुरू में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स यू, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स यू और एरिया वेक्टर इज आल्सो टुवर्ड्स यू। जब तुमने उसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी तुम्हारी तरफ है, एरिया वेक्टर इज बिल्कुल ऑपोजिट। अब इन दोनों के बीच में एंगल इज 180 डिग्री। सो दिस शुड बी final magnetic field, that is B into A into cos of 180 degrees. This is final magnetic field minus initial magnetic field B into A into cos of 0 degrees, which is equal to B is 10 चलो BA को हम कॉमन ले लेते हैं, इनकी बाद में बात करेंगे। So this is B A cos of 180 degrees -1, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं -1 माइनस B इंटू A इंटू +1 डिवाइडेड बाय 10। अगर तुम यहां पे कैलकुलेट करोगे, दिस इज -BA विच इज इक्वल टू -2BA अपॉन 10। एक बार माइनस प्लस को छोड़ दो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 2BA अपॉन 10। 2BA अपॉन 10 को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। दिस इज 2 इंटू B इंटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन 10 raised to the power 4 divided by time, which is 10. So this is 10 raised to the power 4, 10 raised to the power 4. 2 into 3.14, that is 6.28 divided by 10, so which is 0.628. 0.628 volt is the EMF induced in this loop. और इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 10 ओम, दैट मींस द करंट इन दिस लूप विल बी इक्वल टू 0.0628 एम्पेयर। ऑलराइट, एक क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करोगे? So this is the next question. Okay, first of all, before this, please give me a thumbs up. All good? ये वाला question. Okay.
सो नाउ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बिल्कुल हम वही सेम चीज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है राइट वाली डायरेक्शन में इस तरीके से, उसके अंदर एक लूप रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है तुमको 2, एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, सिंपल फिगर्स, ठीक है, ताकि 2 इंटू 2 4 बन जाए, सब कुछ SI यूनिट्स में। इसमें क्या हो रहा है, मैंने इसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमा दिया, एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज 60 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी 60 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि एक रेवोल्यूशन होने पे, द क्वेश्चन इज फाइंड EMF induced in one revolution. एक बार पिछली बार ना, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, इसमें हाफ ही रेवोल्यूशन किया था हमने, सिर्फ हाफ रोटेशन, रेवोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए, रोटेशन बोलना चाहिए। हाफ रोटेशन में इतना EMF इंड्यूस हो गया था 0.628। दिस वाज जस्ट हाफ रोटेशन की, ऐसे था, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम कर रहे हैं फुल रोटेशन की, मतलब ये है, घूम के वही आ गया, पूरा एक पूरी रोटेशन कर दिया, और तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, इस पूरी रोटेशन में कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस। Okay, let's see this. So EMF induced will be equal to, okay, इन्होंने लिख रखा है ना EMF induced हमारे लिए, इनका क्वेश्चन मार्क मिटा देते हैं हम। ओके, सो EMF जो इंड्यूस हुई है, दिस EMF induced will be equal to rate of change of magnetic flux, correct, which is equal to, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय ये पूरा प्रोसेस कितने टाइम में होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। सो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स वुड बी B इंटू A इंटू कॉस ऑफ, एंगल चेक कर लेते हैं यार एक बार, मान लो ये इस तरीके से है फिलहाल, तो मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर भी मेरी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी तरफ है। जब मैंने इसको हाफ घुमा दिया, तो अब ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ, एरिया वेक्टर सामने। लेकिन अगर मैंने इसको पूरा ही घुमा दिया, ये तो ओरिएंटेशन भी सेम बन गई ना यार, एंगल भी सेम ही बन गया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर तो तुम पहले ही नहीं चेंज कर रहे हो, और इसको तुमने पूरा का पूरा घुमा दिया 360 डिग्री, मतलब तुम थीटा भी नहीं चेंज कर रहे हो,
तो बेसिकली तुमने फ्लक्स को चेंज ही नहीं किया ना यार, बी भी नहीं चेंज किया। ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, या तो तुम बी चेंज कर दो, या ए चेंज कर दो, या थीटा चेंज कर दो। अगर एक पूरी रोटेशन कर दी तुमने, तो तुमने कुछ भी नहीं चेंज किया, बी भी नहीं चेंज किया, ए भी नहीं चेंज किया। यस, बी नहीं चेंज किया, ए नहीं चेंज किया, और उसके बाद तुमने थीटा भी नहीं चेंज किया, मतलब कि तुम्हारा फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ। योर फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू इनिशियल फ्लक्स, सो यू कैन से चेंज इन फ्लक्स वुड बी इक्वल टू 0. दैट मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 0. ठीक है जी। सो in one full revolution or rotation, EMF induced will be equal to 0. Right? लेकिन इसका क्वेश्चन अच्छा तब बनता अगर यहाँ पे हाफ रोटेशन होती, या फिर हाफ से भी कम, तो मैं बोल देता कि किसी एंगल पे रोटेट किया। लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड किसी एरिया में, and the value of this is 10 raised to the power 4 टेस्ला। इसके अंदर मान लो तुम्हारे पास कोई, अच्छा सर्कल रहने देते हैं, कोई ना स्क्वायर लेते हैं हम। इसके अंदर मान लो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, एंड दिस स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा हुआ है। ये स्क्वायर जैसे ही बन गया, ठीक है, यही बन गया। अब इसको तुमने किया हाफ रोटेट, इसको तुमने किया हाफ रोटेट, और रोटेट किस किस के अराउंड किया, ये जो तुम्हारा यहाँ पे है ना, बिल्कुल इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, इसके अराउंड तुम ऐसे ओमेगा स्पीड से तुमने रोटेट किया। ठीक है, अब ये जो ओमेगा है ये हम पिछली वाली कैलकुलेशन से उठा लेते हैं। दिस ओमेगा इज लेट्स से 60 रोटेशंस पर सेकंड। तो तुमने इसकी की बहुत तेज इसको घुमाया, ठीक है, तो तुमने ये कर दी इसकी 60 रोटेशंस per second. So you have to calculate now कि कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा इस लूप के अंदर इन हाफ रोटेशन। तुम्हें हाफ रोटेशन में कैलकुलेट करना है कि कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करने के लिए तुम लिखोगे कि EMF इंड्यूस विल बी इक्वल टू rate of change of flux. EMF induced is equal to rate of change of flux. ये वाली चीज हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया कि बिगिनिंग में if field is into the paper and area vector is towards you, so angle between them in the beginning is 180 degrees, और फाइनली जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 0 डिग्रीज। और अगर तुम इसको माइनस माइनस करोगे, यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स इज इक्वल टू 2 times B into A। ठीक है, अगर इसको तुम्हें पूरा करना है तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो। सो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B into A into cos of 0 degrees minus initial is B into A into cos of 180 degrees divided by टाइम। हाफ रेवोल्यूशन में जितना भी टाइम लगेगा वो हम अभी देखते हैं। सो माइनस 180 इज cos 180 इज माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा 2 into B into A divided by टाइम, which is equal to 2 into 10 raised to the power 4 multiplied by area is 5 centimeter square. That means 5 into 5, that is 25 centimeter square. So you can say this is 25 centimeter square की जगह तुम लिख सकते हो 10 raised to the power -4 divided by time। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहेगा, अब तुमको कैलकुलेट करना है टाइम। हाफ रेवोल्यूशन में पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने टाइम यहाँ पे ले ही रखा था, दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने तुमको ऑलरेडी बोल दिया था कि हाफ रोटेशन के लिए 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम हमें दे नहीं रखा, हमें एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। तुमको ये बोल रखा है 60 रोटेशंस इन 1 सेकंड।
तो 1 सेकंड में 60 रोटेशंस हो रही हैं, मतलब कि एक रोटेशन कितनी देर में हो रही होगी? 1/60 seconds. One rotation is 1/60 seconds. और हमें तो एक भी नहीं चाहिए, हमें तो हाफ रोटेशन चाहिए. हाफ रोटेशन विल बी in 1/120 seconds. ठीक है, तो t को तुम पुट कर दोगे, t is 1/120. So this would be 1 by, ऊपर तुम्हारा चले जाएगा 120. This is 10 raised to the power 4 and -4 कट जाएगा आपस में. ये 2 into 25, that is 50 multiplied by 120. तो यहां से तुम्हारा EMF आ जाएगा 50 into 120 is I think 6000. Alright. तो यार आज की क्लास में बस इतना ही है. Please give me a thumbs up, those of you who understood this.